हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू एजुगिरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल यू आर फाइन एंड सेफ। तो अब हम 11 अगस्त 2023 का न्यूज़पेपर एनालिसिस करने वाले हैं। आई नो हम थोड़ी डिलेड चल रहे हैं। as you guys know, I'm traveling, and because of work I have some very important work because of which I have to travel, and but हम recorded lectures लेकर आ ही जाएंगे और ट्राई करूंगी कि अब टाइमली लेक्चर्स आए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के एनालिसिस से। बिल सीक्स टू रिमूव CGI फ्रॉम पैनल दैट पिक CECs एंड ECs। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो हम अपना हेडिंग देंगे अपॉइंटमेंट ऑफ, एक मिनट में इसको थोड़ा थिन कर लूँ, अपॉइंटमेंट ऑफ, यस अपॉइंटमेंट ऑफ, बहुत ध्यान से सुनना, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स एंड इलेक्शन कमिश्नर्स। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अभी तक की जो अपॉइंटमेंट है वो कैसे होती है, क्या होता है, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो आर्टिकल 324 क्लॉज 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ऑफ कॉन्स्टी, वो क्या कहता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द, लिखिए साथ साथ में, प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द CEC एंड अदर। मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट। क्वेश्चन आ जाता है कौन अपॉइंट करता है, तो हम आंसर क्या करेंगे? प्रेसिडेंट। कौन से आर्टिकल में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात हो, अपॉइंटमेंट की बात हो रखी है? 324, मतलब अपॉइंटमेंट ऑफ CEC और EC की बात हो रखी है, आर्टिकल 324 क्लॉज 2। ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर जो है टेन्योर इज टेन्योर और ये सब, तो टेन्योर ऑफ कमिश्नर भी नोट कर लेते हैं। एक मिनट रुको। टेन्योर ऑफ कमिश्नर, tenure of commissioners is 6 years or up to 65 years of age, whichever is earlier, whichever is earlier। ठीक है, ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना हमारा ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ज़्यादा हमारे क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है, बट मैंने टेन्योर भी कितनी देर के लिए अपॉइंट होते हैं ये भी लिखवा दिया आपको। थर्ड पॉइंट देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई रिसेंटली 2023 में, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई। ठीक है, अभी तक क्या था? ऑन द एडवाइस, ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपॉइंट हो रहे थे इलेक्शन कमिश्नर्स। ठीक है ना। तो अब क्या हुआ, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई उसके अंदर चेंज आ गया। उसके अंदर कहा गया, लिखिए इसको, CEC एंड ECs, मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड इलेक्शन कमिश्नर्स शुड बी अपॉइंटेड, लिखिए, शुड बी appointed by the president, अभी भी by the president ही है, मतलब अपॉइंट कौन कर रहा है? by the president। बट पहले एडवाइस जो थी वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मतलब प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे अपॉइंट कर रहा था प्रेसिडेंट। ठीक है, बट यहाँ पर by the president कौन, अब किसकी एडवाइस पे? ऑन द एडवाइस ऑफ a committee comprising of PM plus leader of opposition in Lok Sabha plus leader of opposition in Lok Sabha plus चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि भैया जो प्रेसिडेंट है वो एक कमिटी की एडवाइस पर अपॉइंट करेगा, किसको? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। और इस कमेटी में कौन कौन है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, और लोकसभा का लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा है, और CGI है। ये लोग जो हैं ये डिसाइड करेंगे। अब एक बिल आ गया, ठीक है, गवर्नमेंट एक बिल लेकर आई है। इन अ कंट्रोवर्शियल मूव, द यूनियन गवर्नमेंट ऑन थर्सडे इंट्रोड्यूस अ बिल टू रिमूव चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फ्रॉम अ पैनल टू सिलेक्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स। मतलब सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई है 2023 में, उसको नलिफाई करने के लिए बिल लेकर आए। नलिफाई मतलब खत्म करने के लिए। यहाँ पर जो कमिटी अपॉइंट करी गई है उसके अंदर किसको कह रहे हैं भाई, कौन करेगा? ठीक है, एक मिनट रुकिए। कमिटी अपॉइंट करी गई है, उसमें कौन करेगा? उसके अंदर PM है, ठीक है, लीडर ऑफ, यस अब ये क्लीन हो गए। यहाँ पे कमिटी के अंदर कौन कौन है? कमिटी के अंदर वो कह रहे हैं कंप्राइजिंग ऑफ PM, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा एंड CGI। तो अब यहाँ पे बिल क्या आ गया है कि CGI को रिमूव करना है। ठीक है ना, बिल क्या कह रहे हैं? बिल से रिमूवल, ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड अ बिल। तो यहाँ पे लिखेंगे
ब्लू पेन से, introduced a bill to remove CGI, that is Chief Justice of India, full form लिख लीजिए, Chief Justice of India from the panel to select चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर। अच्छा, ये तो हमने बात ही नहीं करी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर क्या करते हैं। जो इलेक्शन कमीशन चला रहे हैं, जो इलेक्शंस करवाते हैं पूरे इंडिया में, वो हैं ये लोग। इंस्टेड ऑफ द सीजीआई, द 3-member पैनल वुड नाउ हैव यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर बिसाइड्स द लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा एंड द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, अब सीजीआई को रिमूव कर रहे हैं तो उसकी जगह कौन लेकर आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम 4th पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, 4th पॉइंट लिखेंगे यहाँ पर। 4th पॉइंट हमारा क्या है, वो ये है कि instead of CGI 3-member panel would consist of on PM, member of leader of opposition, एक मिनट, इरेजर आजा आ गई, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा प्लस यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, मतलब यहां पर इसकी जगह पहले कौन था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था, अब यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर आ गया। यहाँ पे सीजीआई था, यहाँ पर क्या था, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर डाल दिया। ठीक है, इतना समझ में आ गया हमें। चलिए, ये बिल का मतलब क्या होता है, प्रपोजल। बिल का मतलब क्या होता है, प्रपोजल। अभी हुआ नहीं है पर करना चाह रहे हैं, अभी लोकसभा राज्यसभा में पास होगा तब बनेगा लॉ ये। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस टर्म ऑफ बिल 2023 वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल। आपको पता होना चाहिए हु इज द लॉ मिनिस्टर, अगर आपके नोट्स में नहीं है इसको ऐड करो। तो ऑपोजिशन वाज क्विक टू पॉइंट आउट दैट दिस विल पुट अ क्वेश्चन मार्क ऑन द न्यूट्रलिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन एज द सिलेक्शन पैनल वुड इफेक्टिवली हैव 2 members ऑफ बीजेपी। अब ऑपोजिशन ने क्या बोला कि देखो यहाँ पर 2 members ऑफ बीजेपी हो जाएंगे, कैसे, एक तो पीएम, ठीक है, और दूसरा यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक है ना, ये भी तो बीजेपी का होगा, तो ऑब्वियसली इनकी मेजॉरिटी हो जाएगी, जो ये चाहते हैं वो अपॉइंट होगा। और इस पे इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन पे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। द ईसी वुड सी अ वैकेंसी इन February नेक्स्ट ईयर व्हेन इलेक्शन कमिश्नर Anup Chandra Pandey demits office possibly days before the announcement of the dates of 2024 लोकसभा इलेक्शन। ठीक है ना, तो यहाँ पे वैकेंसी कब है, जब इलेक्शन कमिश्नर अनूप चंद्रा पांडे जो है ऑफिस उनका एंड होगा। ठीक है, तब इनको अपॉइंटमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो ये बिल लेकर आ रहे हैं। राइट, सो दिस इज इंपॉर्टेंट, हमने नोट्स बहुत बढ़िया बनाए इसके, तो आपको समझ आ जाना चाहिए। चलिए आगे, इंडियन जीपीएस NAV IC टू बी लिंक टू आधार इनरोलमेंट डिवाइसेस। तो ये देखिए, आधार इनरोलमेंट के लिए अभी हम जीपीएस यूज कर रहे हैं, अमेरिकन जीपीएस यूज कर रहे हैं, अब हम इंडियन जीपीएस यूज करेंगे। ठीक है ना, इनरोलमेंट के लिए होता है अब कि कहाँ पर क्या एरिया है जहाँ पे आपका है एड्रेसेस के लिए। ठीक है, जो गूगल वाले हमें मैप्स के थ्रू लेकर जाते हैं इधर उधर, वो सारा हम जीपीएस जो यूज करें वो अमेरिकन जीपीएस है। अब हम इंडियन जीपीएस यूज करने वाले हैं, और इंडियन जीपीएस का नाम क्या है, NAV IC। तो यहाँ पे पहले हम लिखेंगे इंडियन जीपीएस NAV IC टू बी लिंक्ड to Aadhaar enrollment devices। अभी क्या हो रहा है, now what is happening, now American GPS is used, now right now क्या हो रहा है, American GPS used। तो American GPS की फुल फॉर्म क्या है, Global Positioning, sorry for the burp, System यूज्ड। उसके बाद क्या यूज होगा, NAV IC। NAV IC की फुल फॉर्म क्या है, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन इज इक्वल टू NAV IC। ये क्या है, 7 सैटेलाइट सिस्टम दैट मेक्स अप इंडियाज version of American GPS।
अब हम अपना क्यों लेकर आ रहे हैं कि भैया हमारी खुद की भी इंडिपेंडेंस है, हमारे डाटा जो है वो शेयर हो रहा है किसके साथ, अमेरिकन जीपीएस के साथ, जो हम नहीं चाहते हैं, हम अपना अपना खुद का बिल्ड करना चाहते हैं। तो हम क्या लेके आए, नेव आईसी, और ये अब क्या होगा, आधार के अंदर भी इसी से जो हमारा है वो लिंक होंगी, जो भी हम जिसके लिए भी अभी हम अमेरिकन जीपीएस को यूज़ कर रहे हैं उस चीज़ के लिए हम अपने घर का नेव आईसी जो है वो यूज़ करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये किससे बना हुआ है, 7 सैटेलाइट सिस्टम दैट मेक्स अप इंडियाज वर्जन ऑफ अमेरिकन जीपीएस, इससे बना हुआ ये। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। अब इसका इसरो गियर्स अप फॉर सॉफ्ट लैंडिंग ऑफ चंद्रयान 3। देखिए यहाँ पर जो इसरो के थे बहुत सारे स्टेजेस थे, इसरो हैड अ लॉट ऑफ स्टेजेस। ठीक है ना, तो अब फाइनली वो टाइम आ गया है जब सॉफ्ट लैंडिंग होगी। व्हाट इज सॉफ्ट लैंडिंग? सॉफ्ट लैंडिंग के अंदर देखिए यहाँ पर एक तो लैंडर है जो लैंडिंग करवाएगा और एक रोवर है जो घूमकर इंफॉर्मेशन लेकर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे while the previous missions were essentially aimed at scientific explorations, upcoming ventures will likely involve multiple actors of diverse interest, including those primarily driven by resource utilization for commercial purposes। वो कहते हैं अब तक क्या था, सिर्फ देखने जाते थे, साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन के लिए यूज हो रहे थे, बट अब देख रहे हैं क्या कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज कर सके हम मून से। अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एनवायरमेंट इज नीडेड टू फॉर्मुलेट रीजनेबल मिटिगेशन प्रैक्टिसेस टू अवॉइड क्लोज अप्रोच थ्रेट्स इन प्लैनेटरी ऑर्बिट्स। बहुत सारी चीजें स्टडी करें। इट सेड दैट द 2 of the 5 probes of NASA's Themis mission have been repurposed under Artemis as Artemis P1 and Artemis P2, and both operate in eccentric orbits of low inclination. The assessment stated that NASA's Lunar Reconnaissance Orbiter orbits the moon in a nearly polar, slightly elliptical orbit. The Chandrayaan-2, the second lunar mission of ISRO, and Korean Pathfinder Lunar Orbiter also operates in polar orbits of 100 किलोमीटर। तो हमने ये देखा था कि ये लोग इंडिया और जापान एक ऐसा भी मिशन करने वाले हैं जहां जो मून का दूसरा साइड है जो अर्थ की तरफ नहीं है उसको भी स्टडी करेंगे। द जापानीज एयरक्राफ्ट स्पेस एयरक्राफ्ट ऊना विच वॉज प्लेस्ड इन लूनर ऑर्बिट एज पार्ट ऑफ कोग्युआ और सेलिन मिशन इन 2009 एंड चंद्रयान 1 लॉन्च इन 2008 आर द 2 डिफंक्ट स्पेसक्राफ्ट, इसरो सेड। तो यहाँ पे अब ये लैंडिंग करवाएंगे। ठीक है, तो इसको हम पढ़ लेते हैं एक बार, रीडिंग ही देनी है फटाफट से। अहेड ऑफ सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रयान 3 ऑन द लूनर सरफेस, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज 2 images taken by spacecraft. The first image is of Earth as viewed by the lander image camera. The photo was taken on 14 July when the Chandrayaan 3 mission was launched from Satish Dhawan Center in Sriharikota. The second image is of the moon captured by lander horizontal velocity camera on board the spacecraft. ISRO posted on social media platform X, Chandrayaan 3 mission Earth viewed by lander image camera on the day of launch, moon imaged by lander horizontal। ठीक है, L1 was developed by Space Application Center Ahmedabad, Gujarat, and LHV camera by the Laboratory of Electro-Optic System which is based in Bangalore. ISRO has released a video of the moon as viewed by Chandrayaan 3 during lunar। ठीक है, meanwhile the run up, ये मैं आपको इसलिए पढ़ा रही हूँ, रीजन बीइंग चंद्रयान 3 जो है वो एक बहुत ही लंबा टॉपिक है। ठीक है ना, तो हमें ये सारा आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। मतलब मैं अगर पढ़ लूंगी और मेरे को ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, बट आपको भी समझना पड़ेगा कि क्या प्रोसेस के थ्रू वो गया है। मीनवाइल इन द रन अप द चंद्रयान 3 लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून सर्फेस ऑन August 23। द इसरो हैज, तो सॉफ्ट लैंडिंग मतलब वो अपनी लैंडिंग करवा दे रोवर की, तो ताकि रोवर जो है घूमकर सारा सामान इकट्ठा कर भेज सके और कह सके हम रिसर्च कर सके उसके ऊपर। ठीक है, द स्पेस एजेंसी स्टेटेड दैट द मून एंड Mars are the most explored and also comparatively more crowded planetary body. It added that India's Chandrayaan 3 is the latest entry into lunar orbit and more intensified activities around the moon are foreseen in the next few years due to renewed interest in lunar exploration, started by Artemis missions for return to moon and preparation for colonization of Mars। तो वो कह रहे हैं कि अब मून के अंदर और भी बहुत सारे देश जो हैं वो इंटरेस्टेड हो गए हैं, क्योंकि यूएस का अर्टेमिस मिशन जो है उसकी वजह से भी लोगों का ध्यान, कंट्रीज का ध्यान इस पे चला गया है। कोलोनाइज मतलब मार्स के ऊपर कौन रूल करेगा, ये भी एक क्वेश्चन बनता जा रहा है। राइट, तो यहाँ से एक दो चीजें मैं नोट करवाना चाहूंगी। लैंडर इमेज, ठीक है ना, L1 जो कैमरा है, L1 कैमरा developed by Space Application Center Ahmedabad, Gujarat, and
LHV camera by Laboratory of Electro Optics System based in बेंगलुरु। बस ये 2 पॉइंट्स हैं, बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन हैं, बहुत अनएक्सपेक्टेड है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली आने के चांसेस नहीं है, बट अगर आप कवर करना चाहते हो तो कर सकते हो कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस अगर चंद्रयान 3 में से आ सकते हैं तो ये 2 चीज़ें पूछी जा सकती हैं। अब यहाँ पे डिमोलिशंस एज स्टेट सैंक्शन कलेक्टिव पनिशमेंट। अब यहाँ पर बेसिकली नूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या हुआ, राइट्स हुए। राइट्स मतलब स्टोन पेल्टिंग करी, हिंदू प्रोसेशन जा रहा था, उसके बाद हिंदूज ने क्या, हिंदू मुस्लिम सीन हुआ वहाँ पर नू हरियाणा के अंदर। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये नू हरियाणा में हुआ। तो द नेक्स्ट स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट वाज demolish the number of homes in locality or neighborhoods. These were the homes and neighborhoods of few political officials came to which the accused writers belong. ठीक है ना, क्या क्या डिमोलिशन हुई। तो अब ये कह रहे हैं कि ये ना एक प्रथा सी चल पड़ी है, ठीक है। डिमोलिशिंग होम्स ऑफ accused demolishing homes of accused writers, ठीक है ना, demolishing homes of accused writers, ये करा इन्होंने, ठीक है। अब ये कह रहे कि ये तो बहुत ही गलत है, एमपी के अंदर ऐसा हुआ, ठीक है। आप ऐसे कैसे म्युनिसिपल लॉज जो हैं वो ऑथराइज द रिमूवल ऑफ अनऑथराइज स्ट्रक्चर एंड आर इन्वोक्ड एज लीगल कवर, मतलब इसको यूज़ किया जाता है कि भाई हम लॉ के अकॉर्डिंग रिमूव कर रहे हैं, ऐसा बोला जाता है। तो ये सारा उसने लिखा हुआ, यू शुड रीड दिस बाय योर सेल्फ, बिकॉज इसमें से पॉइंटर्स करंट अफेयर्स के लिए नोट करने के लिए कुछ भी नहीं है, बट वैसे पढ़कर आपको चीज़ें पता चलेगी। करंट अफेयर्स से कुछ भी नहीं है, अगर आप फॉर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पर्पसेस यू वांट टू रीड इट, तो मैंने ये कॉपी कर दिया। क्योंकि बहुत बच्चे कहते हैं कि हमारा न्यूज़पेपर मिस हो जाएगा, मैं तुम्हारा न्यूज़पेपर नहीं मिस होने दूंगी। मैं जब कॉपी पेस्ट कर रही हूँ तो मैं एक्स्ट्रा ही करती हूँ, ताकि तुम्हें कुछ इन नोट्स में से कुछ पढ़ना भी है तो तुम खुद से पढ़ पाओ, ठीक है। और जो मुझे पढ़ाना है वो तुम्हें देखो, ये मुझे पढ़ाना था, मुझे पता था, ये मुझे पढ़ाकर तुम्हें समझाना है, वो मैं कर रही हूँ। इंडिया म्यांमार। अब म्यांमार और इंडिया का सिचुएशन क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो इंडिया और म्यांमार का छोड़िए, म्यांमार का खुद का सिचुएशन क्या है, ठीक है। 31 जुलाई और 1 अगस्त विल बी रिकॉर्डेड एज क्रूशियल डेट्स व्हेन द हिस्ट्री ऑफ म्यांमार ऑनगोइंग ट्रेजेडी। अब म्यांमार में ऑनगोइंग ट्रेजेडी क्या है, चलिए नोट कर लेते हैं। म्यांमार, ठीक है। म्यांमार के बारे में हम ऑलमोस्ट हर रोज ही बात कर लेते हैं। तो म्यांमार के अंदर कू हुआ था। व्हाट इज कू? Coup is forcefully overthrowing government in power, forcefully overthrowing government in power, ठीक है। तो वहां पे कौन था पावर पे? Who was in power and who came to power? Who was in power? Suu Kyi was in power, ठीक है ना। एक मिनट रुको, यस, Suu Kyi was in power। कौन पावर में था? Suu Kyi was in power, राइट। और उसके बाद मिलिट्री जुंटा जो है वो पावर में आ गया, ठीक है ना। मिलिट्री जुंटा जो है वो पावर में आ गया, ठीक है। अब क्या हुआ है वहां पर, ये पढ़ लेते हैं। इन फर्स्ट केस द एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार मेन स्वे अनाउंस द 4th एक्सटेंशन ऑफ इमरजेंसी फॉर अनदर 6 months। अब यहाँ पे क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं ये बता रहे हैं, ठीक है ना। म्यांमार के अंदर क्या हुआ, प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ, अब ये कुछ नई चीजें हैं। एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार मेंट स्वी announced 4th extension of emergency for another 6 months, ठीक है। ये चौथी बार क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं ये, कि 4th टाइम इमरजेंसी को एक्सटेंड किया गया है, ठीक है ना, फॉर अनदर 6 months, ठीक है। मतलब इलेक्शंस नहीं होंगे, ठीक है ना। इन द सेकेंड इंस्टेंस द मिलिट्री regime decided to release several political prisoners, even reduce the sentence imposed on Daw Aung San Suu Kyi and deposed president being meant Miss Suu Kyi was also moved out of prison। तो यहाँ पे और क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं? मोर डेवलपमेंट्स में क्या हुआ है? पॉलिटिकल प्रिजनर्स रिलीज्ड।
जो पॉलिटिकल मतलब कोई मिनिस्टर था, कुछ था, किसी पार्टी से रिलेटेड था, मिलिट्री के अगेंस्ट था, उनको रिलीज कर दिया, ठीक है ना। जो लीडर पावर में थी जब इन्होंने फोर्सफुली उसको बाहर निकाला, डोंग सान सू की, ठीक है, उसकी इम्प्रिजनमेंट रिड्यूस कर दी। क्या किया? इम्प्रिजनमेंट रिड्यूस कर दी। और दूसरा आउट ऑफ प्रिजन टू हाउस अरेस्ट, ठीक है, ये हुआ। उसके बाद The extension of emergency further delays the election proposed by the military. अब ये क्या कह रहे हैं, इलेक्शन जो है वो बहुत डिले होंगे। Min Aung Hlaing, the coup orchestra, justifies the extension due to failure of established, वो कहते हैं नॉर्मल नहीं हुआ है, फाइट चल रही है वहाँ पर, ठीक है। तो जो मिलिट्री जुनता है मिन आयोंग हलांग, ठीक है, ये है मेन बंदा मिलिट्री जुंटा जो अभी रूल कर रहा है। द मिलिट्री रिजीम्स रिलेंटलेस कैंपेन इंक्लूड्स एन एवरेज ऑफ 30, वो कह रहे हैं कि जितना अफगानिस्तान में बुरा हाल है ना, उससे कहीं ज़्यादा बुरा हाल जो है वो म्यांमार में है। एयर स्ट्राइक्स हो रही है, ये सब कुछ वहाँ पर हो रहा है, ये लिखा है इन्होंने। डिस्पाइट बीइंग द तटमाडोज बिगेस्ट राइवल, ठीक है, आर्मी का जो बिगेस्ट अभी मिलिट्री की ये सबसे बड़ी राइवल है, बट ये जो आंग सान की है वो कह रहे चलो हम कोई बात कर लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि तटमाडो क्या है। वहाँ पे तटमाडो जो है मिलिट्री ऑफ म्यांमार को बोलते हैं, मिलिट्री ऑफ म्यांमार का एम कैपिटल होगा बिकॉज इट इज अ कंट्री, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्पाइट बीइंग द तटमाडोज बिगेस्ट राइवल, वो कह रहे हैं विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज, ठीक है, एंड वर्क विद द मिलिट्री। शी रिमेन्स द रैलिंग पॉइंट ऑफ पॉलिटिकल चेंज इन म्यांमार डिस्पाइट इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म ओवर हर पोजिशन एंड स्टैंड एंड रोल इन रोहिंग्या परसिक्यूशन। तो रोहिंग्यास का अलग इशू है, ठीक है, वहाँ पे उनको मारा जाता है, तो वो भागते हैं। इंडिया बांग्लादेश में बहुत सारे आए हुए हैं, दे आर बेसिकली मुस्लिम्स, ठीक है, जो म्यांमार से भाग रही हैं बिकॉज बहुत सारे अत्याचार हो रहे हैं उनके ऊपर। Mr. Suki's return could potentially split the National Unity Government-led resistance. A young generation of activists is leading NUG and its cooperation with ethnic armed organizations in reconciliation with Rohingyas. This could all change if Suki is back in active politics. These अब वो कह रही है कि हाँ, जो Suki है वो कह रही है कि चलो मैं मिलिट्री के साथ भी काम करने को तैयार हूँ, देश को लाइन पे लेकर आते हैं, बट नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट जो है वो यंग जो गवर्नमेंट जो लोग हैं वो यंग लोग चला रही हैं और उसके अंदर वो बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा कंफ्यूजन है। हमें क्या पता होना चाहिए कि म्यांमार के अंदर कू हुआ है, कू का मतलब क्या होता है, ठीक है, कू का मतलब क्या होता है, दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू नो। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें पता होनी चाहिए वो ये पता होना चाहिए, एक्टिंग प्रेसिडेंट का नाम बहुत ही देर के बाद इन्होंने हमें दिया है, 6 मंथ्स के लिए इमरजेंसी जो है वहाँ पे बढ़ा दी गई है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। और जो डॉ आंग सू है उसके वो हाउस अरेस्ट में ले आए हैं प्रिजन से बाहर, और उसकी जो सेंटेंस है वो रिड्यूस कर दी। दीज आर द बेसिक पॉइंट्स दैट यू नीड टू नो। म्यांमार एक बहुत ही पुराना इशू हो गया है, तो क्वेश्चन आने के चांसेस यहाँ से कम रहते हैं, ठीक है, बट पढ़ना तो है ही है क्योंकि न्यूज़ के अंदर आया और इंपॉर्टेंट है। फ्रैगमेंटेशन क्या होता है? एक्शन और प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग समथिंग इनटू स्मॉल पार्ट्स और बीइंग broken up in this way। तो सबसे पहले फ्रैगमेंटेशन का मतलब लिख लेते हैं। फ्रैगमेंटेशन द एक्शन और प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग समथिंग into स्मॉल पार्ट्स, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वाड्रीनियल, मतलब 4 आफ्टर एवरी 4 ईयर्स, ये क्या होता है, सर्वे होता है। क्वाड्रीनियल क्या है, एवरी 4 ईयर्स, रेकरिंग एवरी 4 ईयर्स, लिख लीजिए रेकरिंग एवरी 4 ईयर्स, ठीक है, ये भी एक क्वाड्रीनियल हैपनिंग और रेकरिंग every 4 years, ठीक है। Census reports recently updated their estimates for animal numbers. Madhya Pradesh for the second time in 8 years reported 785 tigers or about 5th of the national count. मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर्स पाए गए और टाइगर्स जो हैं वो इंक्रीज हुए हैं। The state reported a 50% rise in tigers since the last census, a figure bettered only by Bihar which has less than 10% of MP's tigers. अब यहाँ पर इन्होंने मध्य प्रदेश के बारे में बात करी कि मध्य प्रदेश में इतने टाइगर्स हुए कैसे, ठीक है। अगेन ये पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा, तो पढ़ लेते हैं
इन द लास्ट 2 डेकेड्स, डेकेड कितने का होता है 10 ईयर्स, 1 डेकेड इज इक्वल टू 10 ईयर्स, मतलब लास्ट 20 सालों में एमपी ने क्या किया, मध्य प्रदेश ने री इंट्रोड्यूस species such as Barasingha swamp deer to new habitats such as Satpuda and Bhadavagarh and to go to, मतलब इन्होंने एनिमल्स प्रे इंट्रोड्यूस किया, प्रे स्पीशीज इंट्रोड्यूस करी, लाइन जिसको मार कर खा सके, राइट। हैव बीन सक्सेसफुली सप्लीमेंटेड टाइगर रिजर्व में, सतपुदा है, संजय टाइगर रिजर्व है, नोरादेही, कूनो, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, ठीक है ना। तो ये इन्होंने किया है। अब यहाँ से हमें क्या पता चलता है, सबसे पहले हम लिखेंगे मध्य प्रदेश, ठीक है, और यहाँ पर हम साथ ही साथ ये सेंचुरीज और पार्क्स के नाम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले आता है सतपुदा, ठीक है, बंधवगढ़, ठीक है, फिर उसके बाद आता है संजय डूबरी टाइगर रिजर्व, ठीक है, नोरादेही, फिर उसके बाद कूनो एंड गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज। अब यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं कि भैया ये है कहाँ पर, ये क्वेश्चन बन सकते हैं। ये नहीं पूछेंगे कि मध्य प्रदेश में टाइगर कैसे बढ़े, ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, बट हमसे ये पूछ सकते हैं कि भैया ये जो है, क्योंकि ये न्यूज़ में है तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये कहाँ पर है, तो हमने नोट कर लिए। हाउएवर रिसेंट अमेंडमेंट ऑफ अब फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में अमेंडमेंट हुई है कि बहुत सारे जो फॉरेस्ट लैंड्स रिकॉग्नाइज नहीं है, बट फॉरेस्ट लैंड्स फॉरेस्ट जैसे हैं बट रिकॉग्नाइज नहीं है, उनको कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए फैक्ट्री लगा सकते हैं, तो ये इफेक्ट करेंगे और ये जो है ये सही नहीं है, ये बोलने के लिए इन्होंने ये लिखा है। हमें ये 2 से 3 पॉइंट्स ही लिखने हैं बस। चलिए आगे चलते हैं। चाइना's डिफ्लेशन क्या होती है? Deflation is a term that is used these days to refer to a general fall in the price of goods and services. तो पहले हम लिखेंगे डिफ्लेशन इन चाइना लिख के हम अपने पॉइंट्स बना लेंगे, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा मोटा कर लेते हैं, ठीक है। डिफ्लेशन थोड़ा सा और मोटा, डिफ्लेशन इन चाइना, ठीक है जी। डिफ्लेशन इन चाइना, सबसे पहला पॉइंट डिफ्लेशन इन चाइना में डिफ्लेशन का मतलब क्या है? डिफ्लेशन क्या है? इज अ टर्म दैट इज यूज्ड टू रेफर टू a general fall in prices of goods and services in an economy, ठीक है। जब prices of goods and services fall in an economy, prices of goods and services fall in prices of goods and सर्विसेज इन एन इकोनॉमी, तो उसको डिफ्लेशन कहते हैं। जैसे इन्फ्लेशन क्या होता है? जब प्राइसेस बढ़ जाते हैं उसको इन्फ्लेशन कहते हैं, ठीक है। अब वो कह रहे हैं डेफिनेशन चेंज होती रहती है इसकी, बट अभी हमें ये वाले डेफिनेशन के साथ स्टिक करना है। मैनी इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट डिफ्लेशन इज साइन ऑफ फॉलिंग डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच कुड लीड टू स्लो डाउन ऑफ इकोनॉमी। मतलब वो कुछ कहते हैं कि इसका मतलब गुड्स और सर्विसेज, मतलब लोगों को चीज़ों की जो डिमांड है लोग कम कर रहे हैं और इससे इकोनॉमिक ग्रोथ में फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर जो ऑलरेडी मार्केट में वो नहीं बिक रहा तो और ऑर्डर नहीं प्लेस होंगे, और ऑर्डर नहीं प्लेस होंगे तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम है। कुछ कह रहे हैं कि नहीं यार ये तो इकोनॉमीज में होता रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चाइना के अंदर ऐसा हो क्यों रहा है? चाइना इज एक्सपीरियंसिंग डिफ्लेशन एट अ टाइम व्हेन द पीपल्स बैंक ऑफ चाइना और द चाइनीज सेंट्रल बैंक कंटिन्यूज टू कीप इंटरेस्ट रेट्स लो टू बूस्ट डिमांड इन इकोनॉमी। वो कह रहे हैं इंटरेस्ट रेट बहुत लो है ताकि लोग जो है सामान खरीदते रहे, कोई दिक्कत नहीं आए। फिर भी लिक्विडिटी मतलब कैश की कोई इशू नहीं है वहाँ पर। फिर ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ पे वो कह रहे हैं इट शुड बी नोटेड द चाइनीज इकोनॉमी हैज बीन एक्सपीरियंसिंग टर्मोइल, ठीक है। इकोनॉमी जो है चाइना की वो दिक्कत में तो है ही है। तो वहाँ पे एक हाउसिंग करके कुछ हुआ था, वो पढ़ लेते हैं। द रीसेंट स्पेट ऑफ मॉर्टगेज स्ट्राइक्स बाय होम बायर्स अक्रॉस चाइना हैज एक्सपोज्ड द रिस्क दैट हैज एक्यूमुलेटेड इन द मार्केट। तो होम बायर्स का क्या इशू है? टू डेट मोर देन 300 ग्रुप्स ऑफ होम ओनर्स आर बिलीव टू बी रिफ्यूजिंग टू पे बिटवीन दिस मच इन होम लोन्स अकॉर्डिंग टू द इनफॉर्मल सर्विस। मतलब होम लोन चाइना वालों ने पे करने से लोगों ने मना
कर दिया। क्यों? दीज प्रोटेस्टर्स ऑल हैव वन थिंग इन कॉमन, दे हैव बीन पेइंग मॉर्टगेज, मतलब लोन्स पे ऑफ कर रहे हैं, ऑफन एट रेट ऑफ 5 to 6% इन होम्स दे हैव नेवर स्टेड। दीज प्रॉपर्टीज वर सोल्ड बिफोर दे वर बिल्ड अंडर व्हाट्स कॉल्ड प्री-सेल सिस्टम ऑफ चाइना। द ट्रिगर फॉर द बायर्स स्ट्राइक इज वाइड स्प्रेड रिलीफ अमंग दीज प्रोटेस्ट दैट द फंड होम। तो वो क्या कह रहे हैं, पैसा ले लिया, घर नहीं मिला, ठीक है, उसमें वो रहे भी नहीं है, बट उसके पैसे वो पे करें जिस घर में वो रह भी नहीं रही हैं, और अभी फ्यूचर में भी वो रेडी नहीं हो रहा है। और वो कह रहे हैं कि जो फंड्स हमसे लिए गए हैं उसका मिसयूज करा जा रहा है, तो अब हम पे नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न बना, चाइना में प्रोटेस्ट भी हुई थी वहाँ पर। तो ये हमें सिर्फ समझना है, डिफ्लेशन का मीनिंग हमने लिख लिया है, यहाँ से हम सिर्फ इतना ही लिखेंगे कि चाइना में डिफ्लेशन आ रखी है। तो डिफ्लेशन आती है तो मतलब क्या होता है, बस ये लिख लेते हैं, फॉलिंग डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है ना, बस दैट्स इट। अब चलिए आगे चलते हैं। गवर्नमेंट स्टाफ सीक्स रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम। तो ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है, ठीक है, अब तो आ गया नेशनल पेंशन स्कीम, ठीक है। पहले ओल्ड पेंशन स्कीम हुआ करता था 2004 तक, ठीक है, 2004 तक इज अलाउड टू कंटिन्यू एम्प्लॉयज रिक्रूटेड ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2004। तो ओपीएस क्या है, व्हाट इज ओल्ड पेंशन स्कीम, ये लिख लेते हैं, ओल्ड पेंशन, एक मिनट, सॉरी, ओल्ड पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम, व्हाट इज ओल्ड पेंशन स्कीम, ये ओल्ड पेंशन स्कीम है क्या। तो ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर लिखिए, तो इसके अंदर क्या होता था, 50% ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी एज पेंशन, ठीक है ना। लास्ट ड्रॉन, रिटायरमेंट, जिस दिन रिटायरमेंट हो रही है उस दिन जितनी आपकी सैलरी है उसका 50% आपको एज सैलरी एज पेंशन मिलेगा। पेंशन क्या होती है, जो आफ्टर रिटायरमेंट मिलती है, पेंशन क्या होती है, आफ्टर रिटायरमेंट मिलती है, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलती है, ठीक है ना। 2004 से इन्होंने नया सिस्टम स्टार्ट कर दिया, इन फ्रॉम 1 जनवरी 2004 NPS, that is National Pension Scheme, नेशनल पेंशन स्कीम आ गई, ठीक है। अब इसमें और इसमें क्या फ़र्क था, नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर, ठीक है, और तुम्हारी ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या फ़र्क है। इसके अंदर सरकार जो है वो हमको लास्ट ड्रॉन सैलरी एज पेंशन दे रहे हैं, यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूटरी बेसिस पे मिल रहा था, ठीक है, मिल रहा है कि आप इतना कंट्रीब्यूट करो, गवर्नमेंट इतना कंट्रीब्यूट करेगी, ठीक है। तो लोग कह रहे हैं कि हमको नेशनल पेंशन स्कीम नहीं, हमको क्या चाहिए, ओल्ड पेंशन स्कीम वापस लेकर आओ जो 2004 में बंद कर दी गई थी। अब यहाँ पे द मेमोरेंडम सेड दैट अंडर ओपीएस 50% ऑफ लॉ। अब यहाँ पे जो इनका चक्कर है वो कह रहे हैं कि इन एनपीएस देयर इज नो सच डिफाइंड एंड guaranteed pension but is only a defined contributory pension. This is a violation of, since on the basis of the date of appointment the government employees have been divided into 2 classes, one getting defined and guaranteed pension. वो कह रहे हैं कि मतलब हमें स्टार्टिंग से बोला गया था मिलेगी, फिर ऐसे बीच में रोक दी, कुछ ये भी है और कुछ ये भी है। वो कह रहे हैं कि the memorandum said that under OPS 50% of last week's salary drawn by the employees was straightaway given as pension and the dearness allowance was revised twice. वो कह रहे हैं ये सब कुछ जो है वो NPS में नहीं हो रहा है, तो हमारी जो राइट्स है वो वायलेट हो रही है। हमें इतनी डिटेल में नहीं जाना है, हमें बस OPS और NPS के बीच में फ़र्क समझना है। अगर ये प्रोटेस्ट ज़्यादा चलती तब हमें अच्छे से समझना होगा। तो गाइस मुझे आपको ये भी बताना था कि loggery.in पर आप जा सकते हैं, जो कि हमारी वेबसाइट है। वहाँ पर आपको जून के करंट अफेयर्स के MCQs जो है वो अवेलेबल करवा दी गए हैं। दे आर जस्ट फॉर ₹200, ठीक है। दे आर रियली गुड, यू शुड गो एंड सॉल्व देम, ठीक है। एंड आपको वीडियो करंट अफेयर्स लेक्चर्स तो आप ले सकते हैं। अब यहाँ पे इंडिया जापान स्टडिंग वेज टू रीस्टार्ट ट्राइलेटरल कोऑपरेशन विद श्रीलंका, ठीक है। ये हम हेडिंग ऐसा का ही ऐसा कॉपी करेंगे यहाँ पर, ठीक है। इंडिया जापान स्टडी वेज टू रीस्टार्ट ट्राइलेटरल, मतलब 3 की कोऑपरेशन हुई ना, श्रीलंका भी तो बीच में आया, कोऑपरेशन विद श्रीलंका। तो बेसिकली श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए थे, जिसके अंदर इंडिया ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी है, जापान ने भी हेल्प करी है। तो अब श्रीलंका कह रहे हैं हाँ ठीक है, तीनों मिलकर काम करते हैं। पहले जो था काम कर रहे थे बट इन्होंने कैंसिल करी थी डील्स, तो देखते हैं क्या है।
More than 2 years after Sri Lanka cancelled a joint Indo-Japan MOU for the East Container Terminal project in Colombo, the three countries are studying ways of restarting trilateral cooperation in voice at a conference said in conference in New Delhi on Thursday. तो अभी फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या बनेगा? फर्स्ट पॉइंट बनेगा more than 2 years ago श्रीलंका ने क्या किया? श्रीलंका एक मिनट रुको यार, थोड़ा सा मोटा कर लूँ मैं, इसे ऐसे लिखा नहीं जाता. श्रीलंका कैंसल्ड जॉइंट इंडिया जापान MOU फॉर ईस्ट कंटेनर टर्मिनल प्रोजेक्ट इन कोलंबो. ठीक है ना? कॉन्फ्रेंस टू रीस्टार्ट कोऑपरेशन एट कॉन्फ्रेंस इन दिल्ली. कॉन्फ्रेंस करी कि भैया कैसे कोऑपरेशन रीस्टार्ट कर सकते हैं. द कैंसलेशन ऑफ द MOU एस्टिमेटेड एट अबाउट $500 million एंड द सस्पेंशन ऑफ द जापानीज फंडेड लाइट रेल ट्रांजिट प्रोजेक्ट बाय द प्रीवियस गोटाबाया राजापाक्सा गवर्नमेंट हैड लेड टू फ्रीज इन टाइज बिटवीन टोक्यो एंड कोलंबो. मतलब गलत इफेक्ट पड़ा उनकी टाइज के बीच में जापान और श्रीलंका की. विद इंडिया एंड जापान कमिंग टू श्रीलंका रिड्यूस रेस्क्यू. अब ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि श्रीलंका की हेल्प करी किसने? जापान और इंडिया ने. इकोनॉमिक क्राइसिस एंड ऑफरिंग असिस्टेंस. तो श्रीलंका को असिस्टेंस प्रोवाइड करी इंडिया और जापान ने श्रीलंका को, और इसीलिए ये लोग श्रीलंका कह रहे हैं चलो ठीक है यार हम सॉरी मांगते हैं कि तुम्हारा कैंसिल किया हमने. और एक और जो कैंसिल कर रहा था, कैंसिलेशन ऑफ MOU एस्टिमेटेड एट अबाउट $500 million. ठीक है, अब ये इतने का था. एक बार बताऊं, ये वाला लिखने की जरूरत नहीं है कि इतना का था, यहाँ पर ही लिख लो. ठीक है, एस्टिमेट $500 million एस्टिमेट. ठीक है, ये क्वेश्चन आना चांसेस कम है. जापान का इन्होंने कौन सा कैंसिल किया था? ठीक है, सस्पेंशन ऑफ, ये लिखेंगे हम थर्ड पॉइंट, सस्पेंशन ऑफ जापानीज फंडेड लाइट रेल ट्रांजिट प्रोजेक्ट बाय गोटाबाया राजापाक्सा गवर्नमेंट. ठीक है ना, जो पहली गवर्नमेंट थी उसने कैंसिल किया, बट अब क्योंकि इंडिया और जापान ने इनकी इतनी हेल्प करी है तो ये कह रहे हैं ठीक है अपने प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कैसे रीस्टार्ट कर सकते हैं श्रीलंका में, आप वो देख लीजिए. ठीक है. सेंसिटाइजिंग हेल्थ वर्कर्स टू ट्रांसजेंडर वुमेन, गे मेन. A group of researchers set out to find if interventions, मतलब सेंसिटाइज करना, उनको बताना कि भाई ये भी नॉर्मल ह्यूमन बींग्स ही हैं, इनके ऊपर हंसना नहीं है, इनका भी आपको इलाज करना है. ये सब करना जो है वो ज़रूरी है. ठीक है, किसके लिए? ट्रांसजेंडर वुमेन और गे मेन के लिए. गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन. ठीक है, आने वाले दिनों में मैं प्रॉमिस करती हूँ कि सेशंस तो आएंगे ही, थोड़े इधर उधर हो सकते हैं, बट येस आपका कोई भी सेशन मिस नहीं होगा. दैट्स इट. एजुगिरी साइनिंग ऑफ. आई विल सी यू सुपर सून. बाय, टेक केयर.